जय हिंद। आज के हिंदी अखबार विश्लेषण रिव्यू में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। रविवार 20 नवंबर 2022 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वादशी विक्रम संवत 2079 पुण्यागम हिंदुस्तान से प्रारंभ करते हैं। बगैर समय गवाए प्रारंभ करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मित्रों जुड़िए निरंजन_दास.official पे। हिंदुस्तान अखबार तारकिशोर और रेणु समेत कई पूर्व मंत्रियों को नोटिस। 1 दर्जन आवंटियों को भेजा नोटिस। 30 गुना भुगतान करना पड़ेगा आवंटियों को निर्धारित किराए का मामला आवास का मामला है। बिहार में मंत्रियों के बंगले का किराया 75 पैसे प्रति वर्ग फीट निर्धारित है। 75 पैसे प्रति वर्ग फीट। बिहार में वरिष्ठ मंत्रियों को आवंटित किए जाने वाले बंगले का किराया 75 पैसे प्रति वर्ग फीट निर्धारित है। अलग अलग भवनों के किराए भी अलग हैं। औसतन 3500 रुपये मासिक किराया होने पर पेनाल्टी के रूप में 30 गुना अर्थात 1,05,000 रुपये प्रति माह भुगतान करना होगा। निर्धारित समय किराए का पुराने आवास में 1 माह से अधिक समय तक रहने पर भेजा गया नोटिस। पद से हटने के बाद दूसरी जगह आवंटित आवास में अब तक नहीं गए हैं सभी। भाजपा सिर्फ अनर्गल बयानबाजी कर रही है। आवास को लेकर सरकार का नियम बना हुआ है। समय से खाली नहीं करने पर 30 गुना जुर्माना का प्रावधान। जब नियम बनाया गया था तो भाजपा भी सरकार में शामिल थी। जो जुर्माना नहीं देगा उसके पास मजिस्ट्रेट भेजा जाएगा। जदयू के किसी नेता के पास अवैध आवास नहीं है। ऐसा है तो भाजपा को नाम बताना चाहिए। अशोक चौधरी, भवन निर्माण मंत्री, बिहार सरकार। अग्निवीर भर्ती के लिए सहरसा से कटिहार तक ट्रेन है। भवनों के रखरखाव के लिए बहाल होंगे अभियंता। सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकारी भवनों का बेहतर रखरखाव एवं संचालन बहुत जरूरी है। सभी कार्य विभाग रखरखाव अपने विभाग द्वारा ही कराएं। इसके लिए जितने अभियंताओं और कर्मियों की आवश्यकता हो उनकी बहाली कराएं। मुख्यमंत्री जी का कहना है आरक्षण व अनुरक्षण एवं मरम्मत के क्रियान्वयन के लिए जो नियम बनाए उसका ठीक से अध्ययन कर ले। मेंटेनेंस की जो पॉलिसी बनाई जाए वह बेहतर और स्पष्ट हो। कविता मैंने लोक से सीखी पुस्तक से नहीं। मार्क्सवादी चेतना से संपन्न त्रिलोचन शास्त्री प्रगतिशील विचारधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कविता संग्रह ताप के ताए हुए दिन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। त्रिलोचन शास्त्री से प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह की बातचीत का कुछ अंश है यहाँ। सुरक्षा परिषद की सीट के लिए भारत को फ्रांस का साथ मिला है। बिहार में जदयू के सदस्यों की संख्या 70 लाख पहुंची। 4 सितंबर से 10 सितंबर तक चले अभियान में 30 लाख नए सदस्य बने। जदयू के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी जनार्दन प्रसाद सिंह ने दी जानकारी। भागलपुर के यात्री की शिकायत पर ट्रेनों में शौचालय तत्कालिक साहिबगंज डिवीजन के माध्यम से अंग्रेज शासक को भेजा गया था पत्र। आज भी दिल्ली के रेलवे म्यूजियम में रखा है वह पत्र। विश्व शौचालय दिवस की शुरुआत सिंगापुर से 19 नवंबर 2001 को हुई थी। इस दौरान जैक सिम ने यहाँ विश्व शौचालय संगठन की स्थापना की थी। हर साल विश्व शौचालय दिवस की एक अलग थीम रखी जाती है। इस साल की थीम स्वच्छता और भूजल है। हालांकि अभी भी 1 अरब से अधिक लोग खुले में शौच करते हैं फिलहाल अभी। शायद यह जानकर हैरानी हो कि भारत में पहली ट्रेन चलने के 55 साल बाद ट्रेनों में शौचालय की सुविधा मिली। खास यह कि अंग्रेज शासक ने ट्रेनों में शौचालय की व्यवस्था एक भारतीय यात्री का पीरा भरा पत्र मिलने के बाद की थी। वह पत्र भागलपुर से पैसेंजर ट्रेन में यात्रा कर रहे ओखिल चंद्र सेन नामक यात्री ने 1909 में लिखा था। उसका पत्र मिलने के बाद उस समय के इंजीनियर ने ट्रेन की बोगियों में शौचालय का डिजाइन किया। CPRO पूर्व रेलवे एकलव्य चक्रवर्ती के अनुसार यह पत्र आज भी दिल्ली के रेलवे म्यूजियम में उपलब्ध है। पत्र यह इस तरह से है। प्रिय श्रीमान,
मैं पैसेंजर ट्रेन से अहमदपुर स्टेशन आया और मेरा पेट कटहल की तरह फूल रहा था। मैं सोच के लिए एकांत में गया। मैं सोच से निवृत्त हो ही रहा था कि ट्रेन चल पड़ी। मैं एक हाथ में लोटा और दूसरे हाथ में धोती पकड़कर दौड़ा, लेकिन पटरी पर गिर पड़ा। धोती पकड़कर दौड़ा लेकिन रेल पटरी पर गिर पड़ा। मेरी धोती खुल गई और मुझे वहाँ मौजूद सभी महिला पुरुषों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मेरी ट्रेन छूट गई और मैं अहमदपुर स्टेशन पर ही रह गया। यह बहुत बुरा है कि जब कोई व्यक्ति टॉयलेट के लिए जाता है तो क्या गार्ड ट्रेन को 5 मिनट भी नहीं रोक सकता? मैं आपके अधिकारियों से गुजारिश करता हूं कि जनता की भलाई के लिए उस गार्ड पर जुर्माना लगाया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं इसे अखबार में छपवाऊंगा। आपका विश्वासी सेवक ओखिल चंद्र सेन। आपके पास अंश है, वेरी इंटरेस्टिंग। हिंदुस्तान का संपादकीय आपके सामने है, जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं बगैर समय व्यतीत किए हुए। चीन के युद्ध से सबक। शशि शेखर जी संपादक हैं हिंदुस्तान के। आज उस खूनी जंग के गुजरे 67 बरस हो चुके हैं, लेकिन हमारे रक्षा तंत्र को मजबूत बनाने और ड्रैगन के कब्जे से अपनी जमीन छुड़ाने के लिए अभी कुछ किया जाना बाकी है। संतोष की बात है कि देश का मौजूदा नेतृत्व इस दिशा में समुचित संवेदनशीलता के साथ सक्रिय है। अगर मुझे एक वाक्य में स्थिति का व्याख्या करनी पड़े तो मैं यह कहूँगा कि हालात स्थिर है लेकिन अप्रत्याशित भी। भारतीय थल सेना जनरल मनोज कुमार पांडे का यह बयान भारत और चीन के बीच लड़ी गई जानलेवा जंग की 60वीं बरस से ठीक 10 दिन पहले आया। मतलब साफ है कि चीन से व्यापारिक और व्यावसायिक मोहब्बत के बीच सीमाई अदावत जारी है। इस शत्रुता की जड़ें हमारे जवानों के रक्त से सिंचित हैं। इस प्राचीनतम देश के बीच पसरे विवाद को समझने के लिए 1947 से 62 के दिनों में लौटते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सेना के समय से रहते चताया गया था। मेजर जनरल D.K. पाटिल के अनुसार आज़ाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ सर रॉबर्ट लॉकहार्ट पंडित जी से सीमाओं के अस्थायी सुरक्षा के लिए राजनीतिक योजना के साथ मिले थे। बकौल पाटिल उन्हें रूखा सा जवाब मिला, हमें किसी रक्षा योजना की जरूरत नहीं, हमारी नीति अहिंसा है, हमें किसी सैन्य खतरे की आशंका नहीं, सेना को खत्म कर दें, हमारी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए पुलिस ही पर्याप्त है। यह अकेले जवाहरलाल नेहरू की सोच नहीं थी। कृष्ण मेनन को छोड़कर प्राय सभी मंत्री इस मुद्दे पर यही राय रखते थे। मोरारजी देसाई युद्ध काल में वित्त मंत्री हुआ करते थे। वह सैन्य खर्च और आधुनिकीकरण को गांधी के सपने की हत्या बताते थे। जंग के वक्त रक्षा मंत्रालय कृष्ण मेनन संभाल रहे थे, इसलिए सारा ठिकरा उसके सिर पर फोड़ा गया। मगर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और सैनिक स्कूलों की स्थापना जैसे दूरंदेश निर्णय भी उन्होंने ही किए थे। MiG-21 का पहला आयात उन्हीं के काल में हुआ था। अपनी इस सोच का खामियाजा उन्हें ही भुगतना होता था। कृपलानी, मोरारजी जैसे तमाम दिग्गज उनके आलोचक थे। जनसंघ और समाजवादी भी उससे सुर मिलाते थे। इनमें से कई न केवल सैन्य आधुनिकीकरण बल्कि बातचीत के जरिए समझौते की भी मुखालफत करते थे। मोरारजी 1977 में देश के प्रधानमंत्री बन गए, पर उनके विचार नहीं बदले। उन्होंने रॉ जैसी महत्वपूर्ण संस्था को ही भंग कर दिया था। लिखा बहुत कुछ जा सकता है, मगर मुद्दे पर लौटते हैं। सन 1950 के दशक के उत्तरार्ध में सीमा पर हालात बिगड़ने लगे थे। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और वहां के शासक दलाई लामा को लहासा छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। भारत ने उन्हें न केवल शरण दी बल्कि दलाई लामा की निर्वासित सत्ता को भी स्वीकृति प्रदान की। तब से जंग की शुरुआत तक यह खाई लगातार चौड़ी होती चली गई। लाल सेना को रोकने की कोशिश में 7000 के करीब भारतीय सैनिक और अफसर या शहीद हो गए अथवा कैद कर लिए गए। चीन के भी 2000 के करीब सैनिक हताहत हुए थे। विश्व के सैनिक इतिहास में यह लड़ाई अद्भुत मानी जाएगी। भारतीय सैनिक पूरे जज्बे, जोश और जुनून से लड़े, पर उनके पास न तो वहाँ के कठोर भौगोलिक हालात के हिसाब से कपड़े थे, न जूते। हथियार तो दूर की बात है, हमारे जवान द्वितीय विश्व युद्ध में ही ऑब्सलीट मान ली गई नॉट 303
राइफलों से मुकाबला करने के लिए अभी सब थे। यह मुकाबला था या हाहाकार या हत्या, खुद की आत्महत्या ही कहा जाना चाहिए। चलिए आगे। नेहरू इस हमले से इतने आक्रांत हो गए थे कि उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से मदद की गुहार लगाई। कहते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री ने उन्हें अनेक पत्र लिखे, पर अगली चिट्ठी में उनकी व्यग्रता कतरा कातरता में तब्दील होती जाती थी। कैनेडी ने नेहरू के अनुरोध पर अपना जंगी बेड़ा भारत को रवाना किया, पर इसी बीच चीन ने 20 नवंबर को एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी। शायद बीजिंग के पास भी लंबे समय तक टिके रहने की कोई योजना न थी। लाल सैनिक असम के तेजपुर से तो लौट गए, पर भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर उनका कब्जा कायम रहा, जिसे हम आज तक नहीं छुड़ा सके हैं। इस जंग के शुरू से पहले से न केवल सत्ता सदन बल्कि सैन्य प्रतिष्ठान में भी शक शुबहे का माहौल था। जनरल एस थिमैया 1957 से 61 तक देश के सेना प्रमुख थे, पर उनका तत्कालीन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन से 26 का आंकड़ा था। एक बार तो उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया था, पर किसी तरह नेहरू उन्हें कुछ घंटे में मनाने में कामयाब रहे। जनरल थिमैया के मित्र और कुछ साल पहले तक सहकर्मी रहे फील्ड मार्शल अयूब खान ने उन दिनों पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया था। नेहरू को डर था यदि सेना को नियंत्रण में नहीं रखा तो भारत में भी लोकतंत्र का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि पंडित जी और उनके सहयोगी इस मामले में कामयाब रहे। यही सवाल सिर उठाता है, क्या लोकतंत्र और संप्रभुता का अलग किया जा सकता है? इसके लिए राजनेताओं और सेना के बीच जैसे समन्वय की जरूरत थी, वह नदारद था। हतभागिता का यह अकेला मामला नहीं था। नेहरू के करीबी जनरल BN कौल उस समय नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के कमांडर हुआ करते थे। वह युद्ध के दौरान ही हाई एल्टीट्यूड सिकनेस के शिकार हो गए। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस मतलब ऊंचाई देख के घबराना और गिर जाना, बेहोश हो जाना को कहते। इसके तत्काल बाद वह दिल्ली लौट आए और यहीं से युद्ध का संचालन करने लगे। भारत के सैन्य इतिहास की विषमतम त्रासदियों में से एक यह जंग हम यूं ही नहीं हारे थे। इतिहास की दर्दनाक गाथा से क्या आने वाले सत्ता नायकों ने कोई सबक लिया? सुदूर दूर जाए बिना पिछले 9 सालों की 2 बड़ी घटनाओं को उदाहरण देता हूँ। चीन ने अपनी अतिक्रमणकारी नीति को आगे बढ़ाते हुए मई 2013 में दीपसांग के राकी नाला के पास अतिक्रमण किया था। नई दिल्ली ने कूटनीतिक उपायों के जरिए अगले महीने तक ये सुनिश्चित कराने में सफलता हासिल की कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवान वापस चले जाएं। उस वक्त दोनों ओर से एक भी गोली नहीं चली, पर उन्होंने अगला बड़ा अतिक्रमण गलवान घाटी में किया। उस बार दोनों पक्षों में खूनी भिड़ंत हुई। 15 जून 2020 की उस दुखद शाम हमारे कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू सहित 20 जवान मारे गए। चीन ने हमेशा की तरह अपने हताहतों की कोई सूचना जारी नहीं की। उसके अखबार ग्लोबल टाइम्स ने 4 सैनिकों के मारे जाने की जरूर पुष्टि की, लेकिन भारतीय खुफिया सूत्रों के अनुसार यह आंकड़ा काफ़ी बड़ा था। तब से अब तक हमारी सीमाएं गर्म बनी हुई है। दोनों देशों के बीच मामले को ठंडा करने के लिए 16 दौर की बात हो चुकी है, मगर ठोस नतीजे का अभी तक इंतजार है। ठोस नतीजे का इंतजार है। 30 महीने का यह गतिरोध तमाम आशंकाएं पैदा करता है। आज उस खूनी जंग को गुजरे 60 वर्ष हो चुके हैं। 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं से अपनी ज़मीन छुड़ाने के लिए, लेकिन हमारे रक्षा तंत्र को मौजूद बनाने और ड्रैगन के कब्जे से अपनी ज़मीन छुड़ाने के लिए अभी तक कुछ किया जाना बाकी है। संतोष की बात है कि देश का मौजूदा नेतृत्व इस दिशा में समुचित संवेदनशीलता के साथ सक्रिय है। चलिए इतना तो लिख ही रहे हैं शशि शेखर जी। स्पोर्ट्स क्या कुछ है हिंदुस्तान का। कतर में शुरू होगा गोल गोल का शोर। कतर इक्वाडोर के बीच मुकाबले के साथ फुटबॉल का महासंग्राम आज से। मेजबान पहली बार खेलेगा विश्व कप में।
8 स्टेडियम आंकड़ा हम लोगों ने देखा था सेशन में, लास्ट सेशन। 32 टीमें, 29 दिन, 64 मैच, 831 खिलाड़ी। कितने ग्रुप हैं? 8 ग्रुप है, 16 टीमें हैं। 8 ग्रुप, 32 टीमें हैं, एक ग्रुप में 4 टीमें हैं। ग्रुप में ए में ही कतर है, सेनेगल है, कनाडा है, सेनेगल, कतर, कनाडा पहले ग्रुप में ही है, ग्रुप ए में ही है फ्रेंड्स। सॉरी। दूसरे मैच में इंग्लैंड को हरा ऑस्ट्रेलिया ने जीती सीरीज जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया। वनडे सीरीज मुकाबला 50-50 का है। अठारह दिसंबर को फाइनल खेला जाना है। सो लुसेल स्टेडियम में होगा। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। गोल्डन बूट का विनर कौन होगा, गोल्डन बॉल का विनर कौन होगा, सारी चीज़ें अपडेट आपको बहुत इंटरेस्टिंग, बिल्कुल क्लोजली मॉनिटर करेंगे हम लोग फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप को। 22वां संस्करण है, हम लोगों ने देखा। भारतीय मूल के 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। भारतीय मूल के अमेरिकी ऑक्सफोर्ड में सपने पूरे करेंगे। शीतकालीन सत्र 7 से 29 दिसंबर तक होगा पार्लियामेंट का। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और वह 29 दिसंबर को समाप्त होगा। लोकसभा सचिवालय के बयान में जानकारी आई है। पूर्वोत्तर सर्वोच्च प्राथमिकता मोदी 645 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होगा। एयरपोर्ट विकास होगा। हमारी सरकार देश के विकास के लिए 365 दिन, 7 दिन, 24 घंटे काम करती है। मैं सारा दिन काम करता हूं ताकि देश आगे बढ़ सके। हम चुनाव में फ़ायदा उठाने के लिए काम नहीं करते, प्रधानमंत्री जी का कहना है। कहाँ कहाँ बन रहे हैं देश में? 21 ग्रीनफील्ड हाईवे। ग्रीनफील्ड हाईवे मतलब हम लोग नया हाईवे को ग्रीनफील्ड बोलते हैं। ग्रीनफील्ड हाईवे बनाए जाते हैं। बहुत क्राइटेरिया है, इसमें से 8 शुरू हो चुके हैं। गोवा में मोपा, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, शिरडी और सिंधुदुर्ग, कर्नाटक में कुलबर्गी, बीजापुर, हसन और सीमांगा, मध्य प्रदेश में दतिया, ग्वालियर, यूपी में कुशीनगर और नोएडा, जेवर, गुजरात में धौला, गुजरात में दुर्गापुर इनका निर्माण हो रहा है। गुजरात में धौलेरा और हिरासर पर इसका निर्माण हो रहा है। दुर्गापुर, शिरडी, सिंधुदुर्ग, पायोग, कन्नूर, कुलबर्गी, अरावकल और कुशीनगर में शुरू हो चुका है फ्रेंड्स। शुरू हो चुका है, कुछ जगह शुरू होने हैं। G20 घोषणा में भारत की अहम भूमिका, व्हाइट हाउस। डाटा लीक होने पर सरकार भी जवाब दे। फारूक अब्दुल्ला बोले अगला विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। फारूक अब्दुल्ला बोले अगला चुनाव लड़ूंगा, उसके बाद नहीं लड़ूंगा। पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, एक रोज में ही पलट जाता है। 5 चुनाव में औसतन एक दिन मतदाता नहीं डाले वोट। चलते चलते हिंदुस्तान में इस्तीफा से घबराए मस्क बोले काम पर लौटा है। 20 साल 2021 में सबसे ज़्यादा अमेरिकी बच्चे समय पूर्व जन्मे थे। जलवायु समय बढ़ा दिया, गतिविधि बरकरार है। दलाई लामा को मिला गांधी मंडेला सम्मान। हम लोग बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने शनिवार को मैकडोलगंज में गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा आयोजित समारोह में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि दलाई लामा पुरस्कार के लिए आज दुनिया में शायद सबसे योग्य व्यक्ति थे। आर्लेकर ने दलाई लामा को शांति का सार्वभौमिक राजदूत कहा। उन्होंने कहा कि दलाई लामा सद्भावना, करुणा और प्रेम की सदियों पुरानी संस्कृति को आगे ले गए हैं। दलाई लामा ने कहा कि अहिंसा और करुणा विश्व शांति के लिए आवश्यक है और ये सिद्धांत हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति में शामिल है। क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, वीआई है।
देश भर के 39 स्कूलों को दिया गया स्वच्छता पुरस्कार। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही समाजसेवी संस्था प्रथम को शनिवार को 2021 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार प्रदान किया गया। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एक कार्यक्रम में प्रथम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रुकमणी बनर्जी को यह पुरस्कार प्रदान किया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पुरस्कार के लिए प्रथम को बधाई भी दी। दैनिक भास्कर का अंक है सरकारी भवनों का मेंटेनेंस विभाग खुद करें, बजट के साथ रोजगार भी मिलेगा, नीतीश मुख्यमंत्री जी का कहना। फुटबॉल का दौर, जीत की संभावना ब्राजील, अर्जेंटीना, फ्रांस, स्पेन। अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस, स्पेन। ब्राजील 5, जर्मनी 4 बार चैंपियन बना है, हम लोगों ने चर्चा भी किया था। मेसी, अर्जेंटीना के मेसी सर्वाधिक 19 वर्ल्ड कप खेले, 19 वर्ल्ड कप मैच खेले। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, सबसे अनुभवी अर्जेंटीना के मेसी अर्जेंटीना के मेसी सर्वाधिक 19 वर्ल्ड कप मैच खेले। यूसुफ मोकोको जर्मनी के सबसे कम उम्र के हैं। यूसुफ मोकोको जर्मनी के 19 वर्ल्ड कप खेलने वाले अर्जेंटीना के मेसी है, याद रखेंगे, क्या बात है। सर्वाधिक गोल मूलर जर्मनी के नाम है, 10 गोल वर्ल्ड कप में। सबसे लंबा खिलाड़ी एड्रिजा, नीदरलैंड, 6.6 फीट। बेटी अकेले बाहर जाना चाहती है, पिता के नाते मुझे चिंता। दैनिक भास्कर का अंक, तार के सरियाने पर 30 गुना जुर्माना, 3.63 लाख का जुर्माना लगाया गया है। खेल प्रेमियों की दुनिया गोल्ड। दैनिक भास्कर का फीफा वर्ल्ड कप क्विज, किस टीम ने सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप जीता? ब्राज़ील। हम लोगों ने देखा था 5 बार। फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? 1930 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चंस फ्रेंड, यहाँ पे डे 1 का देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पहले ए मार लगाते हैं। फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में हुई थी। वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल किस खिलाड़ी ने? मूलर। अभी भी हम लोगों ने देखा था। मिस्क्लाफ क्लोज, मेसी। मिस्क्लाफ क्लोज सबसे ज़्यादा बार गोल किया है। मिरोस्लाव क्लोज, सॉरी नाम थोड़ा सा मिरोस्लाव क्लोज सबसे ज़्यादा गोल किया है। अभी ये डे चलेगा 29 दिन तक चलेगा, तो डे 29 तक का क्विज आना है। अभी शुरुआत है, अभी प्रारंभ में पहला दिन है। देश विदेश में 5 फीट ऊंची बर्फ की चादर झीलों की जम गई। पाकिस्तान के ग्वादर में गदर, चीन के प्रोजेक्ट के खिलाफ करो या मारो पर उतरा। सीसीटीवी का फुटेज मिला है हत्याकांड का, चलेगा, सॉल्व क्राइम सीन है, सब चलता रहेगा।
डॉक्टर संजय जायसवाल। भाजपा को मिला है बड़ा अवसर, यह समय ईश्वरीय वरदान है। पीयू छात्र संघ चुनाव में भारी हिंसा हुआ है। पीयू का पथराव फायरिंग में के बीच पड़े 54.38% वोट। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव हुआ है। पिछले साल से 4% कम वोट पड़ा है। सेंट्रल पद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, कोषाध्यक्ष समेत 36 काउंसलर पद के लिए वोट पड़े हैं। सबसे अधिक वोटिंग इस बार कला व शिल्प महाविद्यालय में 21.9%, सबसे कम वोटिंग पटना लॉ कॉलेज में 32.29% हुई। सरकारी भवनों का मेंटेनेंस अपने विभाग से कराएं। हाल में आम चुनाव आज सामर्थ्य बाजार में सन्नाटा है। आज से चढ़ेगा फुटबॉल का फीवर। शुभंकर हम लोगों ने देख ही लिया। शुभंकर का मतलब अर्जेंटीना, इंग्लैंड, ब्राज़ील, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी की टीमें खिताब जीतने की सबसे बड़ी प्रबल दावेदार है। 360 करोड़ विजेता और 245 करोड़ रुपये उपजेता को मिलेगा। बहुत बड़ी रकम होती है। $220 बिलियन खर्च होने की उम्मीद है, जो अब तक का सबसे महंगा आयोजन है। करीब करीब 2 लाख करोड़ खर्च हुआ है। ये डाटा आप देख लीजिए। 2 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हुआ है। रोनाल्डो मेसी का अंतिम विश्व कप है, देख सकते हैं। मशहूर अभिनेत्री तबस्सुम का दिल का दौरा पड़ने से शनिवार को निधन हो गया। 78 वर्ष की थी। 1940 के दशक में अंत में नरगिस, मेरा नाम सुहाग और मझधार जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। भगवान उनकी आत्मा को, तबस्सुम की आत्मा को शांति दी। बहुत अच्छी अदाकारा थी, नहीं रही, अब हमारे बीच नहीं है। आप सभी इनके फिल्म देखे होंगे। आज से दुनिया में सिर्फ फुटबॉल। 80वां देश बनेगा कतर विश्व कप फुटबॉल खेलने वाला। 80वां देश बनेगा, मतलब अभी तक 80 देश फुटबॉल पार्टिसिपेट कर चुका है। इस बार 32 टीमें हैं। 5 बार सबसे अधिक ब्राज़ील ने, इटली और जर्मनी 4-4 बार, इटली और जर्मनी 4-4 बार। 2-2 बार अर्जेंटीना, फ्रांस, उरुग्वे 2-2 बार जीता है। अर्जेंटीना, फ्रांस और उरुग्वे 2-2 बार जीता है। पिछली बार का भी विजेता फ्रांस था और उपविजेता उरुग्वे ही था। एक बार विश्व कप जीता है इंग्लैंड और स्पेन ने। 6 बार खिताब जीतने में सफल रहे हैं मेजबान देश। मतलब जितने बार आयोजन मेजबान किया है उतने बार में 6 बार मेजबान जीता है। क्रिकेट का उल्टा है, जिन्होंने मेजबानी करी वो कभी नहीं जीता है। सॉरी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज युवाओं का परिचय होना है। हासिल करना सुमित। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मिडफील्डर सुमित ने कहा कि भारतीय पुरुषों की टीम का अगले साल जनवरी में होने वाला है। FIH का वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है। फ्रेंड्स, राउरकेला, भुवनेश्वर, उड़ीसा का होस्ट करने वाला है। वर्ल्ड कप होने वाला है। ये बहुत बड़ा आयोजन है। क्या कुछ होगा अपडेट में देता रहूँ। मनिका बत्रा के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। कांस्य पदक जीती है। अंतिम बार ये 32 टीमों का विश्व कप, अगली बार 48 टीमें देंगी चुनौती। अगली बार कहाँ होना है फ्रेंड्स? 3 देश मिलके करने वाले हैं। USA में वर्ल्ड कप फुटबॉल होना है। मोरक्को और कनाडा में होना है अगले साल, मतलब नेक्स्ट 23वां संस्करण होना है फ्रेंड्स। फीफा प्रमुख बोले, जियानी इन्फेंटिनो फीफा अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ फीफा जियानी इन्फेंटिनो, नाम याद रख लीजिए। जियानी इन्फेंटिनो फीफा के प्रेसिडेंट। बहुत वैल्यूएबल सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन है फीफा, बहुत पैसे है। उसके बाद एक क्रिकेट है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि BCCI बहुत ज़्यादा, BCCI और जो ICC कहते हैं BCCI बहुत ज़्यादा पैसा फुटबॉल को। अब आप 350 करोड़ तो प्राइज़ दे देते हो ऐसी टीम को जो विनर होती है।
250 करोड़ तो उनको देते जो विजेता होती है, 50-60 करोड़ तो उनको मिलता है जो अंतिम पायदान पे जो 16 सुपर 16 होने वाला है उसमें एक एक टीम को मिल जाता है। बताओ, ये सब देखने कहने के लिए चीज़ें हैं, रकम बहुत बड़ी होती है फ्रेंड्स। हम लोग फ्रेंड्स देख ही चुके हैं, बहुत ज़्यादा, करीब करीब 500 करोड़ इस मैच को लोग देखेंगे फ्रेंड्स। इस धरती पे जितनी पॉपुलेशन है आप समझ सकते हैं कितने लोग देखेंगे, 500 करोड़, इतने लोग हैं, 5 अरब लोग देखते हैं टीवी अदरवाइज लाइव, कुल मिला के बहुत ह्यूज 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 पॉपुलेशन है ये, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है ये, इस प्लानेट का बहुत बड़ा पॉपुलेशन है फ्रेंड्स। इसी का नाम है फुटबॉल, बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। भारत वर्ल्ड कप कभी नहीं करा सकेगा जहां 2-2.5 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओलंपिक कराने के बारे में इंडिया सोच रहा है, क्या कुछ होगा अपडेट देता रहूँगा। इसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा खर्च होता है फ्रेंड्स। चनपटिया मॉडल बिहार के सभी जिलों में लागू होगा। चनपटिया मॉडल, पश्चिम चंपारण डिप्टी सीएम पहुंचे हैं दूसरे दिन शनिवार को चनपटिया स्टार्टअप जोन का निरीक्षण किया, उत्पादों की प्रदर्शनी को बारीकी से देखा, कहा कि आपदा को अवसर में बदलने के लिए स्टार्टअप जोन शुरुआत सभी जिलों में की जाएगी। सरकार की ओर से उद्यमियों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। वहीं नए उद्यमियों के लिए सरकार भूमि भवन की व्यवस्था करेगी। नई तकनीकी का इस्तेमाल कर बेरोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा, रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। शनिवार को उप मुख्यमंत्री चनपटिया बाजार समिति के प्रांगण में स्टार्टअप जोन का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ जिला के प्रभारी मंत्री ललित नारायण यादव भी थे। 2 घंटे तक अलग अलग उद्यमियों के उत्पादों की बारीकी से कहा कि निश्चित रूप से यह मॉडल सफल होगा। सराहना करते हुए कहा कि क्योंकि नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ का उत्पाद बाजार सस्ता और न्यूनतापूर्ण है, इसलिए इनकी होते रहते। वाल्मीकि नगर के पर्यटक स्थलों का होगा विकास। बिहार का कश्मीर कहे जाने वाले वाल्मीकि नगर में पहली बार उप मुख्यमंत्री, याद कर लीजिए आप लोग इसको, बिहार का कश्मीर कहे जाने वाले वीटीआर, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, आपने सुना है वीटीआर के बारे में, टाइगर रिजर्व यही है। तेजस्वी यादव ने गंडक नदी में नौका विहार किया। उसके साथ ही पीएचईडी मंत्री ललित यादव, पीएचईडी मंत्री जो उपलब्धता, पेयजल उपलब्धता यही सिस्टम कराती है, हर जिला में इसकी कार्यालय होता है फ्रेंड्स, पीएचईडी डिपार्टमेंट। दैनिक जागरण का अंक में क्या है देखते हैं आज का, भागलपुर 20 नवंबर रविवार का अंक है। आतंकी फंडिंग के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का केंद्र बनेगा भारत। नथिंग एक्सक्लूसिव, फुटबॉल महाकुंभ का बुखार चला गया अटकाने लटकाने और भटकाने का युग, अटकाने लटकाने और भटकाने का युग, मोदी जी कहना। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का किया उद्घाटन, अरुणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का, अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ अरुणाचल प्रदेश में, याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है, उनके सीएम कौन है, और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा में मुख्यमंत्री का नाम क्या है, गवर्नर कौन है, और किन पार्टी की, बीजेपी की सरकार हम लोग जानते हैं, मुख्यमंत्री कौन है, और विधान परिषद वहाँ नहीं है, और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता, ये सब अगर सारी चीज़ें चर्चा होगी, लेकिन हम लोग ध्यान भी रखेंगे ये सब सारी चीज़ें हर जितने भी राज्य हैं सबका चर्चा करते हुए हम लोग ऐसे
होती रहेगी। इलेक्शन आएगा, कितने सीट है लोकसभा का, राज्यसभा का, कहाँ नगर पालिका है, कहाँ कितनी नगर पालिका है, कहाँ कितनी नगर परिषद है, ये सारे चर्चा करेंगे। कोई भी कंटेंट नहीं छूटेगा, दैट्स माई पर्सनल गारंटी यू टू ऑल फ्रेंड्स। कोई भी कंटेंट नहीं छूटेगा, बहुत बार चर्चा होंगे। चलिए, संपादकीय जनसंख्या के नियोजन की चुनौती, नियोजन की चुनौती के बारे में संजय गुप्ता जी कहते हैं, निसंदेह युवा आबादी के अपने लाभ हैं, लेकिन उसे सही तरह शिक्षित करना कोई आसान काम नहीं है। चुनाव में जीत मारने का डर, जीत जाने का डर, चुनाव में जीत जाने का भी डर होता है। सुने हार जाने का डर होता है, लेकिन चुनाव में जीत जाने के डर की बात हो रही है। इंटरनेट की पहुंच का जो आंकड़ा यहाँ पे है 2004 में 1.99%, ये ITU देश में इंटरनेट की पहुंच, और ये प्रतिशत लोगों तक पहुंच की बात हो रही है। 4.32% लोगों तक 2012 में, 2022 में 43% लोगों तक इंटरनेट की पहुंच हुई है फ्रेंड्स, ये पहुंच हुई है। चलिए, अर्थ जागरण में कुछ है। राजीव चंद्रशेखर फ्रांस, ब्राजील समेत 8 टीम में खिताब की प्रबल दावेदार है। चलिए, हर टीम का स्पेन, जर्मनी, ग्रुप ए कतर, इक्वाडोर, सेनेगल, नीदरलैंड। फिर से हम लोग चर्चा करते हैं। ग्रुप बी इंग्लैंड, ईरान, US, वेल्स, USA, वेल और सऊदी अरब में पोलैंड। ग्रुप सी में देख लेते हैं कतेक सेनी, डी में फ्रांस, फ्राउडेंट्यूशन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, ट्यूनीशिया। ग्रुप सी असो मकपो, देख लीजिए। ग्रुप ई स्पेन, कोस्टा जर्जा, जर्मनी, जापान। ग्रुप ई बेलक, मोरेशिया, बेल्जियम, कनाडा, मोरक्को, क्रोएशिया। ग्रुप एफ, ग्रुप जी ब्राज़ील, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, कैमरून, ब्रासीलैंड, कैमरा। ग्रुप एच पुर्तगाल, घना, उरुग्वे, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। देख लीजिए, 8 ग्रुप होती है। एच ग्रुप है। 13 गोल एक विश्व कप में करने का रिकॉर्ड फ्रांस के पूर्व फुटबॉलर जस फटावन के नाम है। उन्होंने 1958 में यह उपलब्धि हासिल करी थी। लुसेल स्टेडियम का क्षमता 80,000 का है। 40,000 स्टेडियम 974, अल जनूब 40,000, 1 2 3 4 5 6 स्टेडियम का 40,000 है। एजुकेशन सिटी खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम 974, अल जनोबा, अहमद बिन अली अल थुमामा 40। ये सबसे अच्छी बात ये है, 50 से 70 किलोमीटर के दायरे में ये सारे स्टेडियम मिल जाएगा। आप एक दिन में 2 मैच देख सकते हो, जाके 2 मैच कवर कर सकते हो एक दिन में। ये अच्छी सिस्टम है। छोटा देश है, 30-40 करोड़ हम लोगों ने देखा था। 30-35 लाख की आबादी वाला देश है, छोटा देश है गल्फ की। चलिए नेक्स्ट, भारत की तरफ से टेस्ट विकेट में पाली
उमरिगर ने लगाया पहला दोहरा शतक। 4 दिन के शिशु में को किया गया था हृदय का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण। 1985 में आज ही अमेरिका के लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी में 4 दिन के शिशु का हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। शिशु दिल की गंभीर बीमारी से ग्रस्त था। उसे एक अन्य ब्रेन डेड शिशु का हृदय प्रत्यारोपित किया गया। इस ऑपरेशन को डॉक्टर लियोनार्ड ली बेली ने अंजाम दिया था। चोटिल बबीता ने राष्ट्रमंडल खेलों में देश के लिए जीता था स्वर्ण। देश की महिला कुश्ती को ऊंचाई देने वाली पहलवान बबीता फोगाट का जन्म 1989 में आज ही हरियाणा के भिवानी में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेलों में देश की महिला कुश्ती में पहला स्वर्ण जीतने वाली गीता फोगाट की छोटी बहन बबीता ने भी बहन के नक्शे कदम पर चलकर महिला कुश्ती को लोकप्रिय बनाने में भूमिका निभाई। 2014 में ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान चोटिल होने के बावजूद प्रतिस्पर्धा से हटने के बजाय बबीता ने हिस्सा लिया और स्वर्ण जीता 2014 ग्लासगो में। 2019 में पहलवान विवेक सुहाग से उनका विवाह हुआ। सेशन के अंत में फ्रेंड्स स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हम जितना ज़्यादा बाहर जाएं और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। अवश्य ध्यान दीजिए, ऐसे कदमों पर अपनाइए, आचरण को आगे बढ़ाइए, सुधारें, उनमें त्रुटि रहित बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहिए।